हेलो बच्चों। तो देखिए, फिजिक्स में अपन लोग पढ़ चुके थे वैद्युत द्योतध्रुव, इतना पढ़ाया था पिछले वीडियो में मैंने। अब पढ़ना है अपन को वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये पढ़ना। तो वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्योतध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी दो वैद्युत आवेश हैं, मान लो एक -q एक +q, इनकी बीच की जो दूरी है वो मान लो कितनी है, 2 है, अल्प दूरी। तो यही थी वैद्युत द्योतध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा कि दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उनसे बने निकाय को वैद्युत द्योतध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वैद्युत द्योतध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो समान होगा। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब चूंकि यह सदिश राशि है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर P इक्वल Q इंटू 2L या फिर वेक्टर P इक्वल 2QL के। तो ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण। तो एक दो आवेश हैं, इन दोनों आवेश जो निकाय की रचना कर रहे हैं, वैद्युत द्योतध्रुव की रचना कर रहे हैं, तो वैद्युत द्योतध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से रिप्रेजेंट करते, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान लें कि यदि दो आवेश -q और +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो फिर वैद्युत द्योतध्रुव आघूर्ण होगा P इक्वल Q इंटू 2L के या P इक्वल 2QL। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। अब जब आगे चलिए, इसके आगे पढ़ेंगे अपन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्योतध्रुव पर बल गुण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्योतध्रुव पर बल गुण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्योतध्रुव पर बल गुण। तो इसमें क्या होगा कि यदि किसी वैद्युत द्योतध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वैद्युत द्योतध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्योतध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो अगर ये माने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक वैद्युत द्योतध्रुव क्षेत्र की दिशा से मान लो थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो क्या होगा, इस पर दो बल कार्य करेंगे, +q आवेश पर इस दिशा में और -q आवेश पर बल इस दिशा में होगा। तो +q आवेश पर बल इस दिशा में और -q आवेश पर बल इस दिशा में।
तो जब इस तरह स्थित है, एक बल इस दिशा में लगेगा और एक बल लगेगा किसमें, इस दिशा में, तो निश्चित है ये इसको घुमा देगा। एक बल इस दिशा में लगेगा और एक इस दिशा में, तो निश्चित है ये घुमा देगा। तो इसके कारण, जो बलों के कारण, क्योंकि दोनों बल कैसे हैं, समान होंगे, आवेश इनके समान है, तो निश्चित है बल समान होगा, वैद्युत क्षेत्र समान है। तो F बराबर हो जाएगा कितने के, QE, इतना। तो ये दोनों समान बल होंगे, इसके कारण इनमें वैद्युत बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक प्रत्यान, इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये कह सकते हैं यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में लाने का प्रयास करेगा, इसके समांतर लाएगा इसको। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, तो इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये अपन ने मान लिया। अब इसमें मान लेंगे कि दो आवेश -Q और +Q जो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L, यही होगा। तो माना दो आवेश -Q व +Q एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से या क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं, तो निश्चित है इस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा और वह बलयुग्म के कारण इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण जी कितना होगा, या प्रत्यानयन बलयुग्म का क्या कहेंगे, बल आघूर्ण का आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल, जो होगा, जो बलयुग्म आघूर्ण होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। तो बल क्या है, F, इन दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी क्या है, J, तो इसकी क्रिया रेखा J होगी, इसकी क्रिया रेखा J, तो ये बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी BC। BC का मान निकाल लें यहां से। BC क्या होगा, दो त्रिभुज ABC में या ACB में कितना लिखेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल लंब BC अपॉन कर्ण AB। तो BC कितना है, तो ज्ञात ही करना है। AL कितना है, 2L, यह AL, यहां से 2L, तो 2L, तो BC बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा, इसमें मान रखें। तो टाउ इक्वल F इंटू 2L साइन थीटा, चूंकि F बराबर कितना होता है, QE, सो ये होगा टाउ इक्वल QE इंटू 2L साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं अपन टाउ इक्वल 2QL इंटू E साइन थीटा, चूंकि 2QL कितने के बराबर होगा, जो हो जाएगा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सो यहाँ आएगा टाउ इक्वल PE साइन थीटा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण हो गया, तो एक पर बलयुग्म आघूर्ण हो गया, सॉरी। तो टाउ इक्वल PE साइन थीटा। अब इसको अपन चाहें तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका वेक्टर रूप क्या होगा, वेक्टर रूप में इसको लिखते हैं वेक्टर P में वेक्टर टाउ इक्वल कितने के, वेक्टर P ये भी वेक्टर राशि है, सदस्य राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी सदस्य राशि, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसकी तीन कंडीशन होंगी, तीन शर्तें होंगी। पहली तो यही हो जाएगी
कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता, इस तरह रखा होता, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, तो यदि थीटा इक्वल 90, तो इस पर अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा जब लंबवत होगा। तो अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण यानी टॉ मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉ मैक्सिमम इक्वल पीई, इतना लिख सकते हैं। तो P बराबर इसको लिख सकते हैं टॉ मैक्सिमम अपॉन E, तो इतना भी लिख सकते हैं इसको। यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा और बन जाएगी। कैसे बनेगी वो? तो यदि E इक्वल 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो टॉप P इक्वल कितने के हो जाएगा? इसकी जगह 1 रख दें तो P इक्वल होगा टॉ मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, इसकी जगह अगर कितना रख दें 1 न्यूटन प्रति कूलम, तो P इक्वल कितना होगा टॉ मैक्सिमम। ये तो इतना तो आ ही रहा समझ में, ठीक है ना। तो अब जो हो गया P इक्वल इतना, यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की एक परिभाषा बन जाएगी। क्या बनेगी? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम की एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के बराबर होता है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर कार्य करता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है, तो ये लिख सकते हो। अगली स्थिति क्या होगी दूसरी इसकी? यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, तो थीटा इक्वल 0, तो टॉ इक्वल कितना हो जाएगा? P साइन 0, और साइन 0 0, तो 0। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता, तो उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता। यह स्थायी संतुलन की स्थिति होती है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति होती है। तीसरी कंडीशन, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो वैद्युत क्षेत्र के, तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 180। तो टॉ इक्वल कितना ही लिखेंगे? P साइन 180 180, तो भी कितना आएगा ये? टॉ इक्वल 0। इस पर भी बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो लेकिन दिशा विपरीत हो, उस स्थिति में भी इस पर क्या होगा? कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, लेकिन यह अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। जो होती है स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन की स्थिति, और जो होती है अस्थायी, तो अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। तो स्थायी संतुलन कब होगा? जब थीटा इक्वल 0 हो, और अस्थायी संतुलन कब होगा? जब थीटा इक्वल 180 हो। तो ये होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत, या ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, सॉरी फिर से सुन लो, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और इसके बाद वैद्युत द्योध्रुव की निरक्षीय स्थितियां, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बच्चों में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा और जो चीज समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो लोड करता हूं, उसको सब्सक्राइब और शेयर करें तो दूसरे बच्चों को भी लाभ होगा। ठीक, धन्यवाद।